नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। इस प्रैक्टिस पेपर में आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। ये 30 महत्वपूर्ण आपके समस्त सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ रहेगा और पिछले ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी कंबाइंड रहेगा ताकि लेवल आपको भी पता चले। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी का प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दिया गया है, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिनको टॉपर नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप सभी लोग। टॉपर नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगी जो आपके तैयारी के लिए इम्प्रूव करेगी, आपके प्रिपरेशन को मजबूत करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन में सभी लोगों को फीडबैक करना है कि 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर रहा। जिसमें से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न यहाँ पे कंबाइन किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। 2002 में, 2001 में, 2003 में। तो शिक्षा अभियान से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इन पर भी आप सभी लोगों का फोकस होना चाहिए। तो सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया है, तो वह होगा 2001। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि मानसिक बीमारी में क्या नहीं है, सभी लोग बताइएगा। ठीक है, मानसिक बीमारी में क्या शामिल नहीं होगा? अनुवांशिकता कारक, बचपन का अनुभव, मस्तिष्क में परिवर्तन या वातजर। अब हमें यह समझना है कि मानसिक से संबंधित क्या होगा। तो अनुवांशिकता मानसिक से संबंधित है, बचपन का अनुभव तो अनुभव भी मानसिकता से संबंधित हो जाएगा, मस्तिष्क में परिवर्तन तो मस्तिष्क भी आ जाता है, लेकिन वातजर ये आपका मानसिक बीमारी संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। और इस बार 101% एग्जाम को फतेह करना है तो सारे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, माइंड के मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। एक एक चीज़ें, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कभी हम आपको अच्छी चीज़ें बता देंगे और ऐसी ट्रिक बता सकते हैं जो आपके एग्जाम में काम आने वाली होगी। वो क्वेश्चन पर आधारित होता है, तो कई किस प्रकार के क्वेश्चन आते जाएंगे वो ट्रिक आपको मिलती जाएगी। वही चीज़ें आपको माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है क्योंकि यही एग्जाम में काम आएगा। तो प्रश्न यहाँ पे साथियों, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व पहचानना है। सामाजिक परिवेश में ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का भाव या उच्च मानसिक क्षमता। तो अध्यापक में व्यक्तित्व विकास में बाधक, ये संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। तो अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व पूछा गया है। तो सामाजिक परिवेश में ज्ञान ये सार्थक होगा, सांस्कृतिक अनुभव, उच्च मानसिक क्षमता ये होगा, लेकिन कल्पना शक्ति का अभाव होना है, आपके मानसिक जो विकास, सोचने की क्षमता में कमी होना, ये बाधक तत्व होता है। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, सभी को प्यारा सा फीडबैक भी करना है कि शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित होती है? व्यवहार के, संज्ञानात्मक के, भावनात्मक के या सामाजिकता से संबंधित होती है? तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ब्रदर, सिस्टर्स एंड टीचर्स सभी लोग जानते हैं जब भी शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया की बात की जाती है उसमें अधिगम सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तब आपका जवाब संज्ञानात्मक होना चाहिए, याद रखिएगा। कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीमाओं के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? हलिंगवर्थ, स्टेनले हार, मार्गरेट मीड या फ्रॉयड? जी हाँ दोस्तों, ऐसे मनोवैज्ञानिक बताइए जो सीमाओं के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए हैं, वह और कोई नहीं, आपके स्टेनले हाल नहीं दोस्तों, मार्गरेट मीड है, याद रखिएगा। कौन हो जाएगा? मार्गरेट मीड इज़ द राइट आंसर। स्टेनले हाल काफ़ी बार आपने, पिछले बार जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे काफ़ी लोग स्टेनले हाल किया था, तो ये गलत है, यही सुधार करना है और एग्जाम को फतेह करना है, 101% सिलेक्शन पाना है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होता है? ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न है, 1 वर्ष के स्वस्थ का वजन। अब ये इस बार 2 वर्ष पूछा जा सकता है, 6 मंथ पूछा जा सकता है, 3 ईयर्स पूछा जा सकता है, लेकिन एक प्रश्न इससे जरूर आएगा वजन से संबंधित या बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित। तो 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन पूछा गया है। तो जन्म के समय 2 गुना होता, जन्म के समय वजन 3 गुना होता, जन्म के समय वजन 4 गुना होता, या जन्म के समय जो है 5 गुना होता। कितना होता है? यानी जब मान लीजिए बच्चा जन्म करता तो 3 kg का है, जन्म में 2.5 kg से 4 kg तक रहता है, 4 kg तक बच्चे का वजन, 3 kg नॉर्मल माना गया है, औसतन माना जाता है। तो 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा? जन्म का 3 गुना हो जाता है।
यानी कोई बच्चा अगर जन्म के समय 3 kg का है तो 1 वर्ष में वह लगभग 9 kg के आसपास औसतन हो जाता है। तो जन्म के वजन का 3 गुना होता है लगभग 1 वर्ष के पश्चात। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है? कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी बालक बालिका को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, या अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, या शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि ICT के उपयोग के संदर्भ में जो कथन गलत दिया गया है कि अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में है, कि ऐसा नहीं है। ठीक है, कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, ये बिल्कुल सही बात है। शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा, ये भी सही बात है। अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी। अब सहजकर्ता मतलब आसानी से रूप, और आपका कह रहा अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि ICT के उपयोग से अध्यापक की आवश्यकता न रहे। बिना अध्यापक की आवश्यकता के कैसे संभव हो सकता है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या सही हो आप लोग भी हमें बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की जो संभावना रहती है, तनाव, शर्महीनता, संतुष्टि। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करेंगे, जब आप पढ़ाने जाएंगे विद्यालय में, तो जब आप बच्चे जो बालक बालिका छोटे छोटे बच्चे बैठे होंगे, जब उनका आप भावना जो होती, भावना समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में, वो भी प्राइमरी लेवल के टीचरों के लिए। जब आप भावना का अनुभव करेंगे तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना किस प्रकार होगी? वह क्या होगा? सेटिफिकेशंस, अर्थात संतुष्टि होगी। भावना कैसी होनी? जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करेंगे तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना क्या होगी? एक संतुष्टि होगी। क्योंकि संतुष्टि होगी क्योंकि सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा। पॉजिटिव ऑप्शन है तो पॉजिटिव प्रश्न है तो पॉजिटिव ऑप्शन भी हमें देखना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है कि कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन न हो जाता? ऐसा भाषा दोष बताना। हकलाना, तुतलाना, मुखर उच्चारण या अस्पष्ट उच्चारण। तो ऐसी भाषा दोष जो गले की जो मांसपेशियां होती है उसमें ऐंठन हो जाता हो। यहाँ से मिसप्रिंट है, ऐंठन हो जाता है, दिखा क्या हो जाएगा? ऐंठन हो जाता है। तो किसके जब ऐंठन हो जाता है तो वह भाषा दोष कौन सा कहलाता है? वह हकलाना। जब कोई व्यक्ति हकलाता है तो मतलब जो उसके गले की मांसपेशी होती है उनमें ऐंठन हो जाता है। ठीक है, उसके वजह से जो बच्चा हकलाने लगता है, ये भाषा दोष कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? सभी लोग बताइएगा। विक्टर ब्रूम, वाटसन, VF स्किनर, थॉर्नडाइक। सभी लोग बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? ये शायद आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक सभी लोगों को समझना है। और एक एक क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है ये चीज़ें। प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी प्रत्याशा सिद्धांत की बात की जाती है तो विक्टर जो रूम है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कई बार पूछा गया लगभग, और MP टेट में भी पूछे कि चांसेस जो है इस बार है कि प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर H वूम ने 1964 में विकसित किया गया था। यह सिद्धांत निर्णय लेने के पीछे की प्रेरणाओं से जुड़ा हुआ है। तो यह जो प्रत्याशा का सिद्धांत अगर पूछा जाए किससे जुड़ा हुआ है, तो निर्णय लेने के पीछे की जो प्रेरणाएं होती हैं उनसे जुड़ा होता है प्रत्याशा का सिद्धांत। विक्टर रूम, इतना 2 चीज़ें आपको सेव कर लेना है, किसमें? माइंड की मेमोरी में। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति क्या नहीं होती है? निगेटिव प्रश्न ज़्यादातर आपको आएंगे इस बार, इसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम तो बुक में सारी चीज़ें पॉजिटिव पढ़ते हैं और प्रश्न निगेटिव आ जाता, दिक्कतें हो जाती हैं। तो समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति क्या क्या होती है? पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति होती है, स्वानुभाविक होती है, कलन विधि होती है। ये तीनों विधियां समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति हैं। लेकिन प्रक्रियात्मक आबद्धता
आबद्धता क्या होगी, एक निगेटिव हो जाएगा, यानी रुकावट। तो क्या हो जाएगा, ये समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं होगी। बाकी पश्चगामी, स्वानुभाविक, कलन विधि, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। और ये मैं आपको 101% बता रहा हूँ कि व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी से एक प्रश्न रखा हुआ है। ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी से एक प्रश्न रखा हुआ है, याद कर लीजिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। तो व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है, सभी लोग बताइए। स्पिनर, योंग, शेल्डन, क्रेसमर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, किसके द्वारा दिया गया है, युंग की बात करेंगे, नोट कर लीजिएगा। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि के सिद्धांत के विषय वस्तु का आयाम का घटक नहीं है। यानी कि गिलफोर्ड के जो त्रिविमीय बुद्धि के सिद्धांत के विषय वस्तु के आयाम के घटक है वो बताइए कौन कौन से होते हैं। तो ये घटक आपके शाब्दिक आपने पढ़ा होगा, प्रतीकात्मक पढ़ा होगा, व्यवहारिक पढ़ा होगा, लेकिन प्रणाली आपने नहीं पढ़ा होगा। अर्थात प्रणाली जो है गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि के विषय वस्तु का आयाम का घटक नहीं है। बाकी ये तीनों क्या हैं, आपके आयाम के घटक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर होता है। विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण विधियाँ, शैक्षिक वातावरण। सभी लोग बताइए, आपकी नियुक्ति होगी, आप शिक्षक बनेंगे और आप जिसको पढ़ाने जाएंगे वो विद्यार्थी होंगे, और आपके पास शिक्षण विधियाँ होंगी, शैक्षिक वातावरण होना चाहिए। चारों पॉइंट्स आपके पॉजिटिव हैं। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर पूछा जा रहा है, तो स्वतंत्र चर अर्थात कौन होगा, शिक्षक होगा, याद रखिएगा। स्वतंत्र चर आप क्या होगे यहाँ पे, शिक्षक इज द राइट आंसर। काफ़ी लोग बालक बोल देते हैं, बालक यहाँ पे स्वतंत्र चर नहीं होते। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, जो आज 7 से 8 विकार है, यहाँ से प्रश्न आएगा, ये किसी एक विकार से प्रश्न पूछा जाएगा, कोई कंफर्म नहीं कि डिसलेक्सिया पूछा जाए, किसी भी से एक प्रश्न आएगा। तो सारे जितने भी विकार इनको पढ़ लेना है। वीडियो किन पर मैं आपको वीडियो दे दूंगा जो हमने महत्वपूर्ण टॉपिक के द्वारा बनाया गया था। तो डिसलेक्सिया से संबंधित आपको बताना है क्या वह मानसिक विकार है, पठन विकार है, व्यवहारगत है या गणितीय विकार है। तो गणितीय के लिए डिस्कैलकुलिया होता है, ठीक है, और पठन के लिए क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। तो मानसिक विकार के लिए क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, मानसिक विकार को क्या बोलेंगे, सभी लोग बताइएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है। यानी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता, आप ये बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं क्योंकि 3 सही दिए गए, एक नहीं दिया गया, उसको पहचानना है। तो उसके लिए पहचानने के लिए सब जरूरी है कि कहीं ना कहीं निगेटिव होगा प्रश्न, कुछ ना कुछ नकारात्मक उसमें होगा। जैसे सीखने में उत्सुकता, तो ये शिक्षण सिद्धांत की विशेषता होगी, क्योंकि उत्सुकता होने का पॉजिटिव है। ज्ञान की संरचना, ये भी पॉजिटिव है। क्रमशीलता का अभाव, तो अभाव यहाँ पे क्या है, निगेटिव दे दिया गया। तो ये चीज़ें हमें सोचना है, समझना है और देखना है। और पुष्टिकरण करना, ये भी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता है। तो अभाव क्या होगा, क्रमशीलता का अगर अभाव है तो ये हमारा शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं होगी। इसलिए कार्डिन क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट इतना आपको कठिन नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार जो आए थे, जो आपके EBS और जो पेडागॉजी कठिन आए थे, उसका कारण क्योंकि सिलेक्शन एग्जाम था। अब जो एग्ज़ाम होना है ये आपका एलिजिबिलिटी होगा। इसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको थोड़ा है, इसमें थोड़ा 15% उससे थोड़ा कम आएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग पास होंगे तो जो वैकेंसी आएगी उसमें ज़्यादा लोग फार्म अप्लाई करेंगे। जब ज़्यादा लोग फार्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो क्वालिफाइड होंगे वही कर पाएंगे। फार्म अप्लाई से क्या, गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्म अप्लाई करें। इसके लिए है कि एलिजिबिलिटी को क्या किया जाता है, थोड़ा ढील दिया जाता है, कि थोड़ा ईजिली किया जाता है। तो निर्देशन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, सभी लोग बताइएगा। उद्देश्य केंद्रित, निर्देशककर्ता केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या बाल केंद्रित की बात हो रही है। तो निर्देशन प्रक्रिया की अगर बात हो रही तो वह आपका बाल केंद्रित ही होगा, ये याद रखिएगा। कहीं भी जाइएगा, क्लास को अटेंड कीजिएगा, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि इस बार 101% एग्जाम को फतेह करना है। अपने सपने को साकार कीजिएगा, अपने माता पिता के सपने को साकार कीजिएगा, इसलिए आग से और अभी से लग जाइएगा। साथियों, पियाजे जी के जैसे वयम वर्ग विकास की किस अवस्था को कहा जाता है, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, रूप संक्रियात्मक। जीन पियाजे जी से 2 प्रश्न रखे हुए हैं, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम घुमा फिरा के आपसे भी पूछ रहे हैं कि पियाजे जी के जैसे वयम वर्ग, अब वयम वर्ग आपको पहचानना है, विकास की किस अवस्था को कहा जाता है। तो वयम वर्ग अर्थात किसको कहा जाएगा, सभी लोग बताइएगा।
वयम वर्ग मतलब 7 से लेकर 12 वर्ष या 11 वर्ष की अवस्था, इसको मूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि आइए जान लेते हैं कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है। मनोविश्लेषणवाद, संरचनात्मकवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद। अब देखिए, मनोविज्ञान में संप्रदाय शब्द का उपयोग हुआ है। संप्रदायवाद आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िएगा। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? तो ऐसा संप्रदाय जिसमें तथ्य की बात हो और वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया जाए, वह आपका व्यवहारवादी है। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? सभी लोग बताइएगा। जेबी वाटसन। अगला प्रश्न है साथियों कि वाइगोस्की जो है बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? सभी लोग बताइएगा। और ये भी यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताऊंगा जो हर बार बताता हूँ। जो भी नए हैं उनके लिए सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। जितने भी ब्रदर सिस्टर्स न्यू आप लोग ज्वाइन हुए हैं इस टीटी फैमिली के, क्योंकि आइए आपका अपना टीटी फैमिली समझ के पढ़िए, ठीक है। ये मेरा नहीं, आप सभी का है, आपका अपना टीटी फैमिली है। तो वाइगोस्की जो है बच्चों के सीखने में जिस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका मानते, क्या वह नैतिक है, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है? देखिए, नैतिक शब्द कोहल के लिए होता है। शारीरिक की बात होती है तो कहीं ना कहीं आपका जीन पियाजे जी का जिक्र होता है। अनुवांशिक की बात होती है, अनुवांशिकता की बात होती है तो आप सभी लोग जानते हैं किसकी बात होती है, थांडाइक की बात होती है। लेकिन जब सामाजिकता की बात आती है, सामाजिक यानी वाइगोस्की, याद रखिए वाइगोस्की शब्द है तो सामाजिक शब्द आएगा ही आएगा। और वाइगोस्की से संबंधित ज़्यादातर हिंदी पेडागोजी में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं? इनमें चिंतन प्रक्रिया होती है, यह प्रयास स्तुति पर आधारित होता है, पुनर्बलन पर आधारित होता है, उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंधन होता है। देखिए दोस्तों, समस्या समाधान स्थिति में संज्ञानवादी, अब देखिए समस्या समाधान स्थिति तो जो होती है उसमें जितने भी ये आपके मनोवैज्ञानिक हैं ये सारे अपने अपने अलग अलग होती हैं। लेकिन संज्ञानवादी इसको क्या मानते हैं? संज्ञानवादी इसको मानते कि इसमें ये क्या है, चिंतन प्रक्रिया होती। कोई भी समस्या उसको समाधान निकालना है तो उसको चिंतन करना पड़ेगा, यानी कि समस्या समाधान से प्रश्न आएगा, ये आपको हम बताना चाह रहे हैं। समझ गए सभी लोग? अगला प्रश्न है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत शास्त्रीय, क्रिया प्रसूत या आपका अंतर्दृष्टि हो जाएगा, या प्रश्न और भूल का सिद्धांत। चारों ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सभी को पढ़िए, चारों सिद्धांत को पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल रिपीट होंगे। तो स्किनर की जब भी बात की जाएगी, स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की बात की जाएगी तो सभी लोग जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुगम की बात आती है, तो स्किनर की बात आती है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा घटक है जो सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए, अल्पकालीन स्मृति या आपकी सूचना प्रक्रियात्मक से होगा, जीवन पर्यंत स्मृति ये नहीं होगा, दीर्घकालीन कारित्म ये दो हो गए। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीट इसलिए किया गया क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, संभावित प्रश्न है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझ पाएँ। अगला प्रश्न है, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? हिल्डा रावत, जेम्स ब्रूनर, रिचर्ड सुचमन या कार्ल रोजर्स? सभी लोग बताइएगा। ये एमपीटेट वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न है कि संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया है, तो सभी लोग बताइएगा जेम्स ब्रूनर। जब भी संप्रत्यय लब्धि की बात की जाएगा जेम्स ब्रूनर की याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। किसने कहा? शिक्षण जो है एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच जो है घनिष्ठ संपर्क करता है, यानी कम जानने वाला और अधिक जानने वाले के बीच, जिसके द्वारा क्या होता है, जो कम जानने वाला व्यक्ति होता है उसको शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। किसका कथन है? एनएल गैज, बीओ स्मिथ, क्लार्क या मॉरिसन? तो सभी लोग जानते हैं एचसी मॉरिसन का कथन है। अगर ऐसा चीज़ दिया जाए, ऐसा कुछ आपको लगे तो मॉरिसन के ऑप्शन में सही कर लेना है।
अगला प्रश्न है साथियों कि आगमन जो है चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई है। यानी श्रीमती टाबा ने कौन कौन सी युक्ति सुझाई है। अवधारणा का निर्माण सुझाया है, दत्त व्याख्या सुझाया है, सिद्धांतों का उपयोग सुझाया है, लेकिन दत्त अवलोकन को नहीं सुझाया है। ठीक है, चलिए सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखना का सिद्धांत किसने दिया। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना, कर्टलेविन, बंडूरा, कोहलर, गुथरी, सभी लोग बताइएगा। देखिए, जब भी अंतर्दृष्टि की बात की जाएगी, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत की बात की जाएगी, कोहलर की बात होगी। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, सभी लोग बताइएगा। अक्सर पूछा गया है और पूछा भी जाता है, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है अधिगम का पठार क्या होगा। अधिगम में अवरोध वर्धन है, अधिगम में दोष होगा, अधिगम की समाप्ति होगी, या अधिगम में अवरोध होगा। अब देखिए, अवरोध और अवरोध दोनों एक चीज़ें हैं, लेकिन अधिगम का पठार मतलब जब हम कोई सीखते हैं और हमारे सामने पहाड़ आ जाता है, यानी हमारे सामने ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि हमें आंसर ही नहीं पता होता, हमें सोचना समझना पड़ता है। जैसे आंसर पढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या है, आंसर का क्या हो जाता है, एक आंसर वाला जो सीन होता है वह उसके बीच में पठार आ जाता है, यानी आंसर हमें दिखता ही नहीं है क्वेश्चन के बाद। तो वही है, अधिगम का पठार आना मतलब होता है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन होना। और ये सभी के जीवन में अधिगम का पठार की बात होगी तो जीवन में पठार आता है दोस्तों, क्योंकि पठार आते जाते रहते हैं, हम अपना रास्ता तय करते रहते हैं, हम अपने रास्ते में चलते हैं। हो सकता है धीमा चलें, कभी तेज चलें, लेकिन चलते रहें, और जो चलता है वो अवश्य सफल होता है। अगला प्रश्न है फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मनो ऊर्जा का संसूचक है। अहम, इदम, परहम, मन का चेतन स्तर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार इनमें से कौन सा मनो ऊर्जा का संसूचक। तो मनो ऊर्जा का संसूचक इदम होता है। इद, ईगो, सुपर ईगो, इनसे प्रश्न आता ही आता है, घुमा फिरा के किसी प्रकार से पूछा जाए लेकिन प्रश्न जरूर आएगा। अगला प्रश्न है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। SOR आपने पढ़ा होगा, SOR1 वुडवर्थ के द्वारा, कोफ्फा के द्वारा, कोहलर के द्वारा, या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, सभी लोगों को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। और साथ ही साथ 30 में से आप लोगों के कितने स्कोर हुए, से आप लोगों के कितने आंसर सही हुए, ये भी आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। बाकी हमारी CDP की डेली क्लासेज हमारी 7 to 7:30 PM में होती है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट, सभी 5 सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट होगा। और दिक्कत मत लीजिए, ये 1 महीने का टाइम है ना, 1 महीने में आपका सिलेक्शन की बात एग्ज़ाम क्रैक कराएंगे और बिल्कुल सीना ठोक कर आएंगे कि SIM क्रैक्ड योर MP टेट एग्ज़ाम वर्ग 3। ठीक है, चलिए सभी लोग लग जाइएगा, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिएगा, तैयारी में लग जाइएगा, दिन रात एक कर दीजिएगा अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए। याद करिएगा, जब जो सफलता प्राप्त करते हैं उनकी जर्नी देखिएगा, और फिर अपने को मेहनत में क्या है, मेहनत में लगा देना है, मेहनत के वर्क में लगा देना, ताकि उस जर्नी से हम आगे निकल पाएँ। तो धन्यवाद सभी का।